आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का वीडियो नंबर 7। और इससे पहले प्लेलिस्ट में हम लोग पूरा 6 वीडियो कर चुके हैं। चैप्टर नंबर है 2 आप लोगों का, क्लास 10 है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हिस्ट्री का, लाइफ साइंस का, फिजिक्स का और साथ साथ ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का वीडियोस उसमें बने हुए हैं। और हर एक दिन वीडियोस उस पर अपलोड हो रहे हैं। जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है वो लोग जाके उसमें से देख लेंगे, याद कर लेंगे। उसमें कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ऐप पे भी जाके देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। कल आप लोग को एक ऐप पे टेस्ट मिलेगा, वो जाकर आप लोग उसी में टेस्ट दे दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा और उसमें आप लोगों को ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शन में टिक करिएगा। लास्ट में देखिएगा कि वो आंसर सही हो रहा है कि नहीं, कितने आंसर सही हो रहा है आपके, तो जाके आप टेस्ट दे सकते हो डायरेक्ट उसी में। ठीक है, उसमें जाके डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो। जिनका भी अभी ज्योग्राफी का पेपर हो गया है, ये वाला पेपर आप लोग को ज्योग्राफी का पेपर के ज्योग्राफी के फाइल में मिल जाएगा ऐप में, उसमें से भी जाके टेस्ट दे सकते हो। जिनको मान लो कि अभी पेपर नहीं मिला है वो अगर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं उधर से तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज ही छोड़ा गया। लेकिन लेकिन जाके कल टेस्ट जरूर देना है। 10 तो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, वो लोग को टेस्ट देना है। ठीक है, अपने से। और हमको भेजना है कितना आंसर सही हुआ कि नहीं सही हुआ। ठीक है, जैसे भेजते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा, 5 मिनट का टेस्ट रहेगा। 5 मिनट, 5 मिनट दोगे 5 मिनट में हो जाएगा आंसर। 10 गो क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास 10 का 7 नंबर वीडियो। इससे पहले के क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे हम लोग। आज पढ़ना हम लोग को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना सब सारा बता दिए थे, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। आज आगे बढ़ना है कलकत्ता यूनिवर्सिटीज और फिर आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी देखना हम लोग को हंटर कमीशन, किताब में होगा आप लोग का हंटर कमीशन, निकालिए। किताब में है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन मिला है? नहीं, हंटर कमीशन मिल रहा है? हंटर कमीशन नहीं मिल रहा आप लोगों को? वुड डिस्पैच बता दिए थे ना। वुड डिस्पैच के बाद पेज नंबर 24 में ही है, देखो, हंटर कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग मिला। पेज नंबर 24 में 1882 से लेके 1883 हंटर एक्ट या हंटर कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग जो है ये 1882 में आया था। देखो इधर, इसका उद्देश्य जो था वो माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। माध्यमिक शिक्षा मतलब जो आप 10th क्लास दे रहे हो, वो 10th क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात कोई अगर बच्चा और आगे पढ़ना चाहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब हाई स्कूल नहीं, और आगे अगर पढ़ना चाहता है तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, इंटर कहते हैं। जैसे इंटर और हाई स्कूल, हाँ, हाई स्कूल जो होता है वो होता है आपका 12 क्लास को, 11 12। और इंटर जो होता है वो 10th क्लास को कहते हैं। गाँव में देखना बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इंटर क्लास पास हो गया है, इंटर हो गया है। तो माध्यमिक शिक्षा जो होती है हाई स्कूल स्तर पर, 2 प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, एक व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा और एक साहित्यिक शिक्षा। यही थे हंटर बाबा। ठीक है, यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा जो, यही थे हंटर, यही लेके आए थे हंटर कमीशन। ठीक है, इसके बाद 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय जो खुला था वहां पे पंजाबी लोगों के साथ साथ हिंदू और मुस्लिमों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए। अब विदेश में जाना का जरूरत नहीं था, अब लोग यहीं से पढ़ लेते थे। ठीक है, भारत से ही। तो ये हंटर शिक्षा आयोग था 1882 से लेकर 1883 तक, याद रहना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सन थॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग बनाया था। विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना था, योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति और प्रयोगशालाओं की पुस्तकालयों की स्थापना करनी थी। विश्वविद्यालय में फेलोज की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। जो फेलोज होते थे मतलब जो विदेश से पढ़ने आते थे या फिर जो ऐसे होते थे जो उन लोगों को फॉलो करते थे, ठीक है, तो फेलोज कहा जाता था। जो विदेश से यहाँ पे भारत में पढ़ने आते थे तो वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार पढ़ते थे।
उन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने सुधार के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष रखा था, 5 लाख रुपया सालाना। ठीक है, साल भर में कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी सरकार ने, सुधार किया था इसमें। मतलब जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 5 लाख रुपया सालाना। ठीक है, तो विश्वविद्यालय आयोग कौन लेके आए थे? सर थॉमस रेले ने। ये है सर थॉमस रेले। ठीक है, सर थॉमस रेले, ये भी किताब में आप लोग का दिया हुआ है, सर थॉमस रेले। अच्छा, सैडलर आयोग क्या है? देखो, डॉक्टर एम सैडलर ने लेके आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, सैडलर आयोग। ठीक है, कौन लेके आए थे? डॉक्टर एम सैडलर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए लेके आया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। और इंटरमीडिएट के बाद स्नातक यानी बैचलर डिग्री पढ़ने के लिए, जैसे आप अभी 10th क्लास देंगे, फिर 11 और 12, उसके बाद क्या देंगे? बैचलर डिग्री। अब बैचलर आपको 10th क्लास में ही संबोधित कर दिया जाता है। 10th क्लास जैसे ही पास हो जाएंगे ना, तो आपको 3 गो स्ट्रीम मिलेगा, 3 गो स्ट्रीम, या तो साइंस, या तो कॉमर्स, या तो आर्ट्स। तो आर्ट्स जो लेंगे उसको कहा जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसको कहते हैं BA। इतना ऊपर तक पढ़ाई कर लिए फिर भी उल्टा पढ़ाई की है, BA, AB नहीं, BA। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। कॉमर्स जो लेते हैं उनको B.Com कहा जाता है, B.Com, COM। ठीक है, और एक होता है क्या चीज? BSc। BSc का मतलब क्या होता है? BSc का मतलब है, BSc का मतलब है बैचलर ऑफ साइंस। तो कौन स्ट्रीम मिलता है? BSc, एक होता है B.Com, और एक क्या होता है बाबू? BA। ठीक है, जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं 11 12 में उनको क्या लेना होता है? BA। ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा जो पढ़ाई चलता है वो चाहे तो BSc भी ले सकते हैं, लेकिन किससे? आपका साइंस में 10th क्लास में मार्क्स अच्छा होना चाहिए। 11 12 के बेस पर ही आपको अपर ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने को मिलता है, ग्रेजुएशन लेवल। तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये स्नातक लेके आया किसने? सैडलर आयोग में बताया गया। ठीक है, कि उच्च स्नातक यानी कि 12 क्लास के बाद भी अगर वो बड़ा पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, तो भी क्या कर सकता है? वो BA में एडमिशन ले सकता है। उसके लिए क्या खुलवाना पड़ेगा? विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये मतलब कि समस्याओं का अध्ययन किए इन्होंने, और इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा कितने वर्ष कर दी? 3 वर्ष की कहानी। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए होनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता था पहले, अभी उसी जगह पर हो गया है सेमिस्टर वाइज, 6-6 महीने में सेमिस्टर होगा। अभी आप 11 क्लास में ही जाओगे ना तो आपको सेमिस्टर मिल जाएगा। फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर आपका 11 क्लास कहलाएगा, थर्ड सेमिस्टर और फोर्थ सेमिस्टर आपका कहलाएगा 12 क्लास। ठीक है, तो सारे सेमिस्टर 6-6 महीने के होंगे, तो 2 साल में आपका 11 और 12 कंप्लीट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पहले क्या होता था? 1 साल का 11 और 1 साल का पूरा पूरा 12। उसी तरह अभी कर दिया है 6-6 महीने का, ताकि पढ़ाई बहुत ध्यान से मिले। लेकिन सरकार के पास किताब है ही नहीं है, जल्दी से सरकार किताबों नहीं निकाल रही है, इसीलिए सिलेबस में हमेशा देरी हो रहा है। समझ में आया? लेकिन 6 महीने के अंदर सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है। अभी जो वेस्ट बंगाल का सिलेबस ऐसे बनाया गया है, देखो इतना मोटा मोटा किताब है और ये 6 महीने का है, 6 महीने का एक ही बार में दे दिया है। यानी सरकार भी पैसा कमाना चाहती है, हर एक 6 महीने में पैसा कमाएगी, है ना? पहले एक बार में किताब खरीद देते थे लोग तो पूरा 2 साल तक चलता था। अब वो, ये किताब है आपका 200 रुपया, 300 रुपया का, मान लो ये किताब कितने का? 200 का, 6 महीने का केवल एगो किताब मिल रहा है, 220 रुपये का है। ठीक, तो यानी एक को खाली 6 महीने की किताब से, 6 महीने की किताब से 220 रुपया कमाया। अब पहले जो साल भर का जो किताब निकलता था उसका दाम होता था 200 रुपया, खाली उसी का दाम। तो मतलब साल भर में कितना कमाया? 400 रुपया एगो सब्जेक्ट से। ठीक, अभी देखो 200-200 करके है, 8 गो अगर मतलब 4 बार लेता है तो 800 रुपया हो जाएगा ना? हाँ, 4 बार पैसा लेता है तो 800 रुपया हो गया। और उससे कितना कमा रहा था? खाली 400 ही कमा रहा था। किसको फायदा हुआ? सरकार को। और ये सरकार ही किताब निकाल सकती है। ठीक है, स्कूल के स्कूल में देगा, किसी बुक स्टोर के पास। ठीक है बाबू, कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए ढाका में एक विश्वविद्यालय बनाया गया, ताकि कलकत्ता पूरा विश्वविद्यालय में उतना सारा आदमी लोग सब जो एडमिशन लेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चा लोग का। ठीक है, महिला शिक्षा के लिए एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया गया। ठीक है, महिला शिक्षा के लिए इसमें कुछ डेवलपमेंट किए गए थे। प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष, प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष देखो कितना है?
1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय कहते हैं इसको, मैसूर या एवं बनारस विश्वविद्यालय दोनों ही खुला था, मैसूर और बनारस। बनारस को हम लोग कहते हैं BHU, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, 1925 में लखनऊ विश्वविद्यालय। आपको 2-3 को याद रखना है, मैसूर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। हर एक जगह पर अलग अलग विश्वविद्यालय खुले हुए थे। पहले क्या खुल रहा था, स्कूल खुल रहा था ना, जैसे बैतून स्कूल है ना, बैतून बाबा खोले थे बैतून स्कूल, उसी तरीके से ये लोग अब विश्वविद्यालय खोलना चालू कर दिए थे। पंजाब विश्वविद्यालय, क्योंकि इनसे पैसा मिलता था ना उन लोगों को। विश्वविद्यालय में कोई पढ़ने आएगा तो उच्च शिक्षा लेने के लिए आपको उच्च पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा के लिए उच्च पैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया था 1854, 1882, 1904, 1917। कब? 1882, बताए ना अभी, हंटर कमीशन भुला गए। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डर्फिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के समय तो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो 1904 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। इस आयोग में स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष कर दी गई थी, सुझाव दिया गया था। रैले आयोग, हंटर आयोग, सैडलर आयोग या वुड डिस्पैच? हाँ, हंटर आयोग। हंटर आयोग में तो उच्च शिक्षा लाया गया था और स्नातक स्तर की 3 वर्ष कर दिया गया था। किसमें? सैडलर में ना। अब ये पढ़े भूल गए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना अभी बताए कब हुआ था? इसका तो 1882 होगा, दूसरे का लॉर्ड कर्जन, तीसरे का सैडलर आयोग और चौथे का 1920। ये ना होगा, भुला गए तब तक। देखे यही है दिमाग, क्या यानी कहाँ दिमाग रखा हुआ है। घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, चकुआ उकुआ बना है। आगे देखते हैं, पंडित मधुसूदन गुप्ता। देखा जाए, पंडित मधुसूदन गुप्ता, मधुसूदन गुप्ता, देखिए इनका फोटो दिया होगा। पंडित मधुसूदन गुप्ता फोटो दिया है, देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। परिचय, इनका जन्म कब? 1800 ईस्वी में। बंगाल के कहा? हुगली जिले के बैदोपाटी में हुआ था। बैदवाटी है था, बैदवाटी, उसको बंगालिया लोग बोल दिया बैदोपाटी, बैदोपाटी है। हिंदी में नाम क्या है? बैदवाटी। वैदों का वाटी, एक वैद थे, ठीक है, वाटिका थी वहां पर, जो आयुर्वेद के हिसाब से काम करते थे, इसीलिए उस स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? वैदवाटी। सोचो हम लोग ऐसे जगह, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए हैं जहां किताबों में नाम आ रहा है। हाँ, रिसड़ा हो गया, श्रीरामपुर हो गया, वैदवाटी हो गया, है ना, किताबों में नाम आता है। ऐसे जगह, ऐतिहासिक जगह पे बैठे हुए तुम। अच्छा, ये कहाँ थे? एक देखो, शिक्षक और चिकित्सक, डॉक्टर भी थे। वह पहले भारतीय चिकित्सक थे जिन्हें पश्चिमी औषधियों का पूरा ज्ञान था। वेस्टर्न जो वेस्टर्न जो मेडिसिन होता है ना, वेस्टर्न मेडिसिन का पूरा ज्ञान था। वेस्टर्न में क्या क्या मेडिसिन है उसका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं? हम लोग भारत में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको डॉक्टर कहा जाता था। स्वविच्छेदन, इनकी उपलब्धियां क्या क्या है? प्राचीन काल में सुश्रुत के बाद, प्राचीन काल में जो सुश्रुत थे ना, प्राचीन काल में सुश्रुत जो थे वो सर्जरी बहुत खतरनाक करते थे, ठीक है। द फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता है भारत में? सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत के बाद मधुसूदन गुप्ता पहले भारतीय थे जिन्होंने आधुनिक पश्चिमी पद्धति से मानव शरीर के मृतक का विच्छेदन किया। मतलब कहीं पे फट गया है या कोई ये हो गया, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम मरने के बाद जो पोस्टमार्टम होता है वो किसने किया था? मधुसूदन गुप्ता ने। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया था। मतलब समाज में नहीं कोई छोटा जाति का, उच्च जाति का, नीच जाति का होता था तो उनको मतलब दवाई देने के लिए भी लोग कतराते थे। लेकिन जब ये डॉक्टर बन के आए तो वो लोग जाति पाति सब भुलाकर पहले बोले कि ये मेरा क्या है? एक पेशेंट है, पहले पेशेंट को देखेंगे, ना कि उसके पीछे की उसकी जाति, ठीक है। सब कोई भगवान का बनाया हुआ है और सब कोई इस साइंस के अनुसार चलेंगे, साइंस के अनुसार। इसीलिए साइंस की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी उस समय, मधुसूदन गुप्ता के समय। सम्मान तो था, ब्रिटिश सरकार ने उनके सराहनीय कार्यों के लिए फोर्ट विलियम में तोपों की सलामी दी थी, तोप की सलामी मिली थी उनको, ठीक है।
अब प्रमुख पद क्या है देखो, 1845 में मेडिकल कॉलेज के भारतीय भाषा माध्यम में सुप्रीडेंट बने थे और 1848 में प्रथम श्रेणी के सहायक शल्य चिकित्सक भी बने थे। शिक्षा सुधार 1852 में इनके प्रयासों से मेडिकल कॉलेज में बंगाली माध्यम से शिक्षा की शुरुआत हुई थी। बंगाली माध्यम से, इन्हीं की वजह से, इन्हीं को कहा जाता है माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, या माइकल मधुसूदन गुप्ता। दत्त बोलो, माइकल मधुसूदन, याद रहेगा। 19वीं शताब्दी में बंगाल समाज सुधार 19वीं सेंचुरी में हुआ था। 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज अंधविश्वास और कुरीतियों में डूबा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से समझना। भारतीय समाज जो था अंधविश्वास, अंधविश्वास और किसमें, कुरीतियों में, मतलब जो रीतियां थी वो कुरीतियां बदल चुकी थी। जो बाहर देख रहे अभी क्वेश्चन पूछेंगे और चमड़ा खींचेंगे अगर याद नहीं रहा तो। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवाओं का उदय हुआ जिन्होंने धर्म और संस्कृति के व्याप्त बुराइयों को विरुद्ध आवाज उठाई थी। राजा राम, जैसे कुरीतियां क्या थी, सती प्रथा एक क्या थी, कुरीतियां थी। विधवा विवाह, विधवा विवाह फिर से कर देना ये समाज में जरूरी था, नहीं तो उन लोग को जला दिया जाता था, ठीक है, सती प्रथा के तहत। अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, जैसे तुम इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, मूर्ति पूजा करो, वो पूजा करो, तो ये बहुत ज्यादा था अंधविश्वास, ठीक है। जैसे नहीं कोई बोल देता है आज सफेद कपड़ा पहन के जाओ तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, भाग्य रेखा देख देख के, तो उससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था और लोगों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था कि भाई हमको सफेद कपड़ा क्यों, और सफेद कपड़ा पहन के चल जाते हैं, मेरे साथ अच्छा हो जाए, कहीं एक्सीडेंट में मारा गया, सफेद कपड़ा पहन के गया था, ये बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, ठीक है। राजा राम मोहन राय वे उनके अनुयायी पहले बुद्धिजीवी थे जिन्होंने पश्चात संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर का अध्ययन किया और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का अपनाया। निष्कर्ष यह है कि इस बुद्धिजीवी वर्ग में भारतीय समाज को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का निर्णायक भूमिका निभाया था, ठीक है। क्वेश्चन, मधुसूदन गुप्ता का जन्म बंगाल के किस जिले में, नदिया, हुगली, बर्धमान या मुर्शिदाबाद, हुगली जिले में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में बंगाली माध्यम में शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1835, 45, 48, 52, कब, हाँ, ये तो हुगली हो जाएगा, ये वाला 1852, ये वाला बताओ। आधुनिक काल में स्व विच्छेदन करने वाले प्रथम भारतीय चिकित्सक, मधुसूदन गुप्ता। अब देख कौन बोल रहा था, कौन सा, ही बोल रहा था, माइकल मधुसूदन गुप्ता, याद रहेगा। कौन कौन कोई वो नहीं करता होगा, क्या पढ़ा रहे, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, क्या। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में आज डिटेल देखने हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में हम कितना बार बताइयो दिए, फिर से किताबों में दे दिया राजा राम मोहन राय। देखिए यही है राजा राम मोहन राय, देखिए किताब में दिया है, फोटो, फोटो दिया है। ये पहले भी करा चुके हैं, ये वाला थोड़ा जस्ट रिकवरी करा रहे हैं आप लोग को। बोलो बाबू, बोल, फोन की थी। देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर ग्राम में हुआ था। उन्होंने आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, क्या लेके गई बैग, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कब जन्म हुआ था, किस किस भाषा के जानकार थे, 14 से 17, बहुत सारे भाषाओं के क्या थे वो जानकार थे, पहले भी बता दिया गया था। एकवस्वरवाद को मानते थे वो, इस्लाम के एकवस्वरवाद को, सूफीवाद को, ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षाओं को बहुत प्रभावित किया था। सामाजिक सुधार यह है, उन्होंने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यगमन और जातिवाद का कड़ा विरोध किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया और क्यों लेके आया था यह विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समझ में आ गया। तो बताइए जन्म कब हुआ था, 1772, कहां पे हुआ था, बंगाल के राधानगर में हुआ था, बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में। अच्छा आगे बताइए, कौन कौन से भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत, हिब्रू, बहुत सारा, ठीक है। अच्छा किसके समर्थक थे और किसके समर्थक नहीं थे, सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं। बहुपत्नी विवाह नहीं थे, ठीक है, सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, बहुपत्नी नहीं थे, ठीक है, मतलब ज्यादा पत्नी होनी चाहिए ऐसा। अच्छा विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे,
ठीक है, चालू किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828, 20 अगस्त 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के पश्चात, ध्यान से देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत हुआ उनके निरंतर प्रयासों से 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना यही कहलाता है कि सती प्रथा का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। और साथ साथ सती प्रथा क्या होता था? किसी को पता है सती प्रथा? सती प्रथा वो चीजें होती थी, बहुत ही ज्यादा कुरीतियां थी कि अगर कोई अगर कोई अगर किसी के पति मर जाते थे ना, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को जला दिया जाता था, जिंदा, जिंदा जला देता था, जिंदा। ठीक है, और पति के साथ ऐसा तो दूसरा शादी करा देता। ठीक है, हमारे लोग पत्नी मर गई, पत्नी मर गई तो क्या किया जाएगा? तो पति को जलाना चाहिए ना ना। लेकिन क्या होता था उस समय, लड़कों लोग को महत्व बहुत ज्यादा थी। आज ना लड़कियों का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है, लड़का लड़की किसी में फर्क नहीं समझा जा रहा है। उस समय लड़कों को महत्व बहुत ज्यादा दिया जाता था। एक घर में किसी का लड़का हो जाता है ना, तो उसको देखना, उसकी खुशी अलग होती है। और एक लड़की, खाली लड़की लड़की रहती है, उसकी खुशी देखना एकदम अलग होता है। ठीक है, लड़के के चक्कर में लड़का, लड़का लड़का के चक्कर में लड़की, लड़की लड़की लड़की, कमा दे के आगे बढ़ते रहते, फुल स्टॉप नहीं होता है। तो ये कंडीशन बहुत खराब था उस समय की। इसीलिए लोग क्या करते थे कि उन लोग के पास एंटरटेनमेंट का कोई जमाना नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, बच्चे पे बच्चे पैदा होते रहते थे, 19 गो, 17 गो, 20 गो, ऐसे। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट उस समय नहीं होता था, वो बच्चे ही एंटरटेनमेंट होते थे, समझ कि नहीं है? तो इसीलिए देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन कौन सा पारित किया? 17, रेगुलेशन 17 पारित करके सती प्रथा पे क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था टोटली। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय ने किया था, और सती प्रथा पे बैन लगाया गया था रेगुलेशन 17 पारित करके। उस समय कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन सा रेगुलेशन? रेगुलेशन 17, याद रहेगा, रेगुलेशन 17 पारित करके, 17 ने लिखा है, इसको 10 कहते हैं, इसको 7 कहते हैं, 17 हो गया ना। सती प्रथा पे क्या लगा दिया? पूरा बैन। और 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में ब्रिस्टल शहर में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में उनका निधन हुआ था। याद रहेगा, किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का कि राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय। मेनिंजाइटिस नामक रोग से उनका मृत्यु हो गया था, ब्रेन में। ठीक है, अच्छा, ब्रह्म समाज का जब विभाजन हुआ तो क्या कहा गया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचरण विद्यावागीस ने किया था। बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण समाज को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो दो गो हिस्सों में बांटा गया। एक आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज का किसने किया? केशव चंद्र सेन। याद रखेगा, ये नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ था एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा हुआ था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? देवेंद्र नाथ टैगोर का। जब ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया ना, तो ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूटने की वजह से दो गो लोग उसको संचालन किए, आगे बढ़ाए। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसका संचालन किया? आदि ब्रह्म समाज का। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का स्थापना, ये स्थापना बोल रहे हैं, नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज 1878 में फिर खुला। ये खुला किसने? केशव चंद्र सेन के गुट के अलग होकर आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो देखो, ध्यान से देखो बाबू, ब्रह्म समाज जो था, कौन सा? ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, याद रहेगा। फिर यह दो हिस्सों में, इनके मृत्यु के पश्चात, कब मृत्यु हुई? 1833 में। इनके मृत्यु के पश्चात दो हिस्सों में टूटा, एक था आदि ब्रह्म समाज, और एक ठो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। कौन सा? भारतवर्षीय, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ठीक, एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारत। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था?
देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। और एक वो भारतवर्षीय किसने किया था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने वापस भारतवर्षीय का नाम बदलकर रख दिया क्या चीज? साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। क्या रख दिया था? साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। देखो यहां पर है साधारण ब्रह्म समाज। क्या नाम था? सॉरी, साधारण ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय, और आनंद मोहन बोस, सॉरी केशव चंद्र सेन नहीं, आनंद मोहन बोस ने 1878 में इसका नाम बदलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। यानी ब्रह्म समाज सती प्रथा का विरोध करने के लिए बना, 1828 में बना, फिर दो हिस्सों में टूट गया 1833 के पश्चात। उसको संभाला, आदि ब्रह्म समाज को संभाला किसने? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने या देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज को संभाला किसने? केशव चंद्र सेन ने। फिर उसी का नाम चेंज कर 1878 में, अरे सॉरी 1878 में किसने? आनंद मोहन बोस ने। नाम क्या रख दिया गया? साधारण ब्रह्म समाज। तो 3 बार ब्रह्म समाज का नाम बदला है, ठीक है। एक बार आदि ब्रह्म समाज, एक बार भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, एक बार साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता आनंद मोहन बोस, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज के कर्ता धर्ता देवेंद्रनाथ ठाकुर। यही सब लिखा हुआ है किताब में, ठीक है। तो हटा दे, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। चलिए आगे फिर बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, इसका राजा राम मोहन। किस नियम के तहत 1829 में? रेगुलेशन 17, कितना नंबर है? ओहो सॉरी 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 सॉरी, बच्चे के लोग ही जान क्या। चलो, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के प्रणेता अभी पढ़ा है केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के किस ग्राम में हुआ था? हाँ, राधानगर में, ठीक है। राजा राम मोहन राय 1828, रेगुलेशन 17, केशव चंद्र सेन, राधानगर। वाह, तो सही आंसर किया है सब, बहुत अच्छा। चलिए सती उन्मूलन आंदोलन देखते हैं। एंटी सती मूवमेंट क्या होता था? देखो, सती प्रथा भारतीय समाज पर एक अभिशाप थी। सती प्रथा भारतीय समाज पे क्या था? एक अभिशाप था। मुगल सम्राट अकबर, मराठा पेशवा और लॉर्ड हास्टिंग जैसे गवर्नर जनरलों ने इसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। राजा राम मोहन राय का योगदान है कि 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के अनुसार 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। इस कानून के तहत सती प्रथा में भाग लेने वाले, हत्या का आरोप लगाने वाले कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया था। यानी कि अगर कोई सती प्रथा बंद होने के पश्चात भी कर रहा है तो उनके साथ खतरनाक हत्या का उसको सजा दिया जाएगा, सीधे हत्या कर दिया जाएगा उनको भी, मतलब फांसी की सजा। तो एक तरीके से सही है ना, है मरने से अच्छा है कि जो इस प्रथा को अभी भी जो नियम कानून के अनुसार जो प्रतिबंध लगा दिया गया है उसको तो फिर चालू करने का जरूरत नहीं है। इस वजह से कोई अगर करता हुआ ऐसा पकड़ा जाता था तो उनको सजा होती थी, ठीक है, उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा, कि तुमने एक सती प्रथा का विरोध क्यों नहीं किया, उस समय सती प्रथा का साथ क्यों दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये राजा राम मोहन राय रेगुलेशन 17 पारित करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ क्या कर दिए? पूरा खत्म कर दिए। और खत्म करने के पश्चात अभी भी ये क्या कर रहे हैं? दूसरे कोई को देख रहे हैं कि सती प्रथा अभी भी चल रही है, ठीक, तो उनको पकड़ के जेल भेजवा देना, ये सब काम होता था, ठीक। आगे डेरेजियो, युवा बंगाल के नेता कौन है? डेरेजियो, ठीक है। इसका नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरेजियो ने किया था। किसका नेतृत्व? युवा बंगाल आंदोलन का। युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डेरेजियो ने किया था, याद रहेगा। 1809 से लेकर 1831 ने किया था। इसमें इसको रेडिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडिकल। हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक कौन थे? हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक
डेरेजियो थे, ठीक है। क्या नाम था? डेरेजियो, यही है, फोटो देखो दिया होगा, डेरेजियो। डेरेजियो का प्रभाव कब से कब तक था? 1826 से लेकर 1831 तक। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये। उन्होंने छात्रों में विवेकपूर्ण सोच, समानता, स्वतंत्रता और सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया गया था। डेरेजियो ने कई संगठनों की स्थापना की थी। एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंगहित सभा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, बंगहित सभा, ठीक है। तो बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब, सबसे अच्छा कौन था? बंगहित सभा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी को ही है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, संपादन एस्पेरस, कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया और इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था इन्होंने। डेरेजियो के अनुयायी 1831 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य, शिष्य कौन हुए? कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष, दक्षिणारंजन मुखर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे? दक्षिणारंजन। यही आगे लेके बढ़े किसको? युवा बंगाल आंदोलन को, जब इनकी मृत्यु हो गई तब 1831 में, ठीक है। दक्षिणारंजन मुखर्जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, ये लोग सभी कोई, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका था? दक्षिणारंजन मुखर्जी का, याद रहेगा। तो इनके शिष्य कौन कौन से हैं? महेश चंद्र घोष, दक्षिणारंजन मुखर्जी। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि डेरेजियो के इनमें से शिष्य कौन कौन से, ठीक है। तो कोई एक जन का नाम याद रखना है, राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष, दक्षिणारंजन मुखर्जी। नारी शिक्षा को प्रेस की स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों को निरंकुशता प्रतिबंध और सेवाओं में भारतीयों को शामिल करना इनका मूल कर्तव्य था, युवा बंगाल का, ठीक है। युवा बंगाल में कौन कौन होते थे? मेनली युवा होते थे, मेनली कौन? युवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए इसका। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध किस पत्रिका का सहारा लिया था? युगांतर, संवाद कौमुदी, मराठा, बंग दर्शन। क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। हेनरी विलियम डेरेजियो, डेरेजियो का पूरा नाम है हेनरी विलियम डेरेजियो, किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? हिंदू कॉलेज के। किसके? हिंदू कॉलेज। रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा में भाग लेने वालों पर किसका आरोप लगने का होता था? हत्या का आरोप, ठीक है, ये हत्या करते थे लोग। नेक्स्ट है हेनरी विलियम डेरेजियो। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डेरेजियो ने की थी। डेरेजियो की मृत्यु 1831, अभी बताए 1831 में। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, किसने लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए विधवा पुनर्विवाह, इसको इंग्लिश में कहते हैं विडो मैरिज, क्या कहते हैं? विडो मैरिज। भाई जलाने से अच्छा है कि उनका फिर से विवाह कर दिया जाए, ठीक है। योगदान क्या है देखो, बंगाल में सामाजिक चेतना लाने के लिए अग्रणी, उन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के पुनर्हित के लिए, पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया था। जो विधवा हो चुकी हैं उनको जलाने से अच्छा है कि उनका फिर से विवाह कर दिया जाए, ताकि एक लाइफ स्टाइल फिर से जी सके। संस्कृत कॉलेज वे प्रिंसिपल थे और उन्होंने सभी जातियों के लिए संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया था। कानूनी सफलता, उन्होंने 984 लोगों के हस्ताक्षर वाली एक याचिका कंपनी सरकार को भेजी थी, ताकि ये विधवा पुनर्विवाह फिर से क्या हो जाए? लागू हो जाए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में और सती प्रथा उन्मूलन 1828, बंद कर दिया गया 1829। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 और बंद कर दिया गया सती प्रथा 1829। उसी तरह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब चालू हो गया? 1856। उनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को यह अधिनियम पारित हुआ कि अब विधवाओं को जलाया नहीं जाएगा सती प्रथा के तहत और उनकी नए से शादी कराई जाएगी। सफलता क्या हुआ? 1855 से लेकर 56 के मध्य उन्होंने लगभग 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया, 25 को विधवाओं का पुनर्विवाह, ठीक है। तो सती प्रथा को बंद कराने वाले राजा राम मोहन, अंग्रेज तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि यहाँ के लोग उनका साथ ना दे, ठीक है। और अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद करवाया, लेकिन किसकी मदद से? उसमें 99% हिस्सा किसका था? राजा राम मोहन राय का। विधवा पुनर्विवाह को चालू कराया गया, 99% हिस्सा किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। समझ में आया?
बाकी अंग्रेज तो खाली उसके पारित कर देते थे कि हाँ विधवा पुनर्विवाह होनी चाहिए। याचिका दर्ज होती थी ना, आई लोग पढ़े लिखे सब वकील होते थे, विदेशों से पढ़ के आते थे और विदेश में जाकर विदेश के ऊपर ही केस कर देता था कि ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, भारत में रहते हुए भी देखो हम लोग के भारतीय लोगों को जलाया जा रहा है। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम वहां विदेश में ही केस कर दे कि ये विधवा पुनर्विवाह फिर से लागू हो और सती प्रथा को बंद कराया जाए। अच्छा था। डीके कर्वे, कौन? डीके कर्वे, देखो दिया है डीके कर्वे। ये फर्गुसन कॉलेज के क्या थे? अध्यापक थे। 1893 ईस्वी में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिए थे। 1893 ईस्वी में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिए थे डीके कर्वे। मतलब ये जताने के लिए कि भाई, जताने के लिए मतलब क्या कि सती प्रथा टोटली बंद हो चुका है और विधवा पुनर्विवाह लागू करना होगा। तो इतने बड़े बड़े आदमी लोग अगर इस सब का साथ देते तो विधवा पुनर्विवाह फिर से लागू होना चाहिए था। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया था इन्होंने। महिला विश्वविद्यालय 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डीके कर्वे, पढ़ाए तो याद करिए। ठीक है, डीके कर्वे ने किया था प्रथम महिला विश्वविद्यालय। वीर सिंगलम पंतुलु, ठीक है, तो यह है वीर सिंगलम पंतुलु। इनको दक्षिण भारत का विद्यासागर कहा जाता है। उत्तर भारत का विद्यासागर तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ही, और दक्षिण भारत का विद्यासागर ईश्वर चंद्र सॉरी वीरसेलिंगम पंतुलु। ठीक है, वीरसेलिंगम पंतुलु याद रखना। तो याद रखना है पुंतलु है, पुंतलु। ठीक है, दक्षिण भारत के विद्यासागर कहा जाता है। दक्षिण भारत में विधवाओं की दशा सुधारने के लिए 1871 में विधवा विवाह समिति का गठन किया इन्होंने। इसलिए इसके खर्च पर जितना भी विवाह का, जितना भी विवाह संपन्न करना है, जितना भी खर्चा होगा वो किसने दिया था? पुंतलु साहब ने दिया था। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने भी विधवा विवाह के लिए क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। इनका भी नाम याद रखना आप लोग को, विष्णु शास्त्री पंडित। तो बताइए विधवा पुनर्विवाह में कितने कितने लोग? एक तो सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डीके कर्वे, और एक तो पुंतुलु साहब, वीरसेलिंगम पुंतुलु। ठीक है, और एक तो विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित, याद रहेगा। विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उसको पूरे भारत में, उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, तो दक्षिण भारत में किसने? पुंतुलु साहब ने, और उत्तर भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डीके कर्वे। ठीक है, डीके कर्वे तो खुद ही ब्राह्मणी से को शादी कर लिए थे। अच्छा, ये लोग जब पति के लाश को लेके जाते थे ना, कोनो अब आदमी लोग ही ना लेके जाएगा, लाश को जब लेके जाते थे, सुनो, लाश को लेके जब जाते थे तो ये लोग ना उसी लाश के ऊपर या फिर उसके पीछे एक डोली में उसके पत्नी को बैठा के लेके जाते थे ताकि उसके साथ वो भी जले। सती प्रथा में डोली में आई थी या डोली में ही जाएगी, ऐसा मानना था। और जो लाश लेके सामने चलते थे ना, वो लोग बोलते थे सती माता की जय, सती माता की जय, ऐसा चलता था। समझ पा रहे हो? सती माता की जय। सोचो उस औरत को, उस लड़की को कितना खतरनाक लगता हो कि भाई भाई ये तो मर गया, मेरे को भी जला के ही जाएगा ही। ठीक है, ये तो मर गया है, मुझको तो जीने का अधिकार है। ठीक है, तो कितना खतरनाक कुप्रथा थी हम लोगों। सती माता के नाम पर जला देता था, और वो लड़की लोग भी नहीं पढ़ी लिखी होने के चलते वो लोग उसी के साथ जलना पसंद कर लेती थी। हाँ ठीक है, जल लेंगे, तभी ना कोई विरोध नहीं करते थे। हाँ हाँ, एक ही चिता पे दोनों जन जलेगा, पति भी और पत्नी भी। पति खैर मरा हुआ रहता था और पत्नी जिंदा रहती थी, यही केवल थोड़ा ये था। ठीक है, और जल जाते थे लोग पढ़ाई लिखाई ना होने के चलते। जब इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया ना, मतलब सती प्रथा पूरा बंद कर दिया, तो अब लड़कियों लोग को पढ़ाना चालू किया गया और लड़की लोग समझी कि नहीं हम लोग को पढ़ना जरूरी। सती प्रथा एक्चुअली है क्या, क्यों बताए तुमको सती प्रथा के बारे में, क्या बताया जाए, सती है कौन? अब सती माता तो कुछ और चीजों के लिए जली थी सती माता, और उसमें ये लोग को सती बना के जला दिया जाता था। ठीक है, जो उच्च जाति की होती थी उन्हीं लोग को, और नीच जाति वाला लोग को तो कभी कहाँ मर गया कहाँ जल गया कुछ पता नहीं, लेकिन नीच जाति वाले लोग के पास उच्च जाति जाते नहीं थे। ठीक है, इसीलिए उन लोग को ना गांव से बाहर ही रखा जाता था जो नीच जाति के थे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया? नीचे जाति, है कि नहीं? नीच जाति वाला लोग हमेशा मतलब आगे निकल जाता था।
चलो हम तो बच गए कम से कम। उच्च जाति वाला लोग जल रहा है, मजा आ रहा है, वो लोग कहते हैं रवि खाने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, साफ उफ करने जा रहे हैं बर्तन उर्तन, तो जाके खा ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। और हम लोग में कोई मतलब कि जो नीच जाति वाले लोग, जो वो लोग बोलते थे कि हम लोग में कोई मर रहा है तो क्या दिक्कत है, उच्च जाति में थोड़ी जा रहे हैं। नीच जाति है, नीच जाति जहां मन तहां मर जाएंगे। कोई का रोग वोग हो जाता था ना, तो वो लोग जहां मन तहां नाली वाली के पास में किसी खेत में मृत्यु हो जाती उन लोगों की, ठीक है, अचानक से हार्ट अटैक आ गया अचानक से, तो वो लोग उधरी पे दफना दिए जाते थे, उस खेत में ही, ठीक है, खेत में ही दफना दिए, वो लोग को इधर उधर कहीं नहीं फेंका जाता। चलिए क्वेश्चन करिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बोलता नहीं है। 1856 में। किसे दक्षिण भारत का विद्यासागर? पुंतलू। ले, किसी को नहीं पता। तुम लोग अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हो रे। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1904 की स्थापना? ठीक है, सर्वे ने किया। ईश्वर चंद विद्यासागर कॉलेज संस्कृत कॉलेज। इसका आंसर बताओ। पीके कर्वे ने किस स्थान पर विधवा आश्रम की स्थापना की? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, पूना। कहाँ पे? पूना में। बंबई में। पूना में किए थे। क्या लिखा हुआ है? तो फिर बंबई में। हाजी मोहम्मद मोहसिन फराजी आंदोलन। हाजी मोहम्मद मोहसिन फराजी आंदोलन। हाजी मोहम्मद मोहसिन को दुंदू मियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुंदू मियाँ। दुंदू मियाँ के नाम से किसे जाना जाता है? हाजी मोहम्मद मोहसिन फराजी आंदोलन। यह है दुंदू मियाँ, ठीक है। ये हाजी शरियतुल्लाह के पुत्र थे। इनके पिता 1804 में फराजी नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किए थे। देखो, जितना ज्यादा हिंदुओं के अंदर, जितना ज्यादा सती प्रथा टाइप का था ना, ये सब कुप्रथाएं, ना मुस्लिमों के अंदर भी था। कुछ ना कुछ कुप्रथाएं मुस्लिमों के अंदर भी था। तो मुस्लिमों की ओर से कोई ना कोई खड़ा होना तो जरूरी है। जैसे हिंदुओं की ओर से कौन खड़े हो गए? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ये लोग। लेकिन मुस्लिमों की ओर से कौन खड़ा? मुस्लिम लोग मुस्लिम की बातें मानेगा, हिंदू लोगों की बातें हिंदू लोग मानता था, ठीक है। अब हिंदू मुस्लिम तो उस समय से चलते आ रहा है। तो इसके लिए हाजी मोहम्मद मोहसिन ने, उनके पिता ने फराजी नामक धार्मिक संप्रदाय का स्थापना किया था। हाजी शरियतुल्लाह उनके पिता का नाम था, ठीक है। इनका दुंदू मियाँ के पिता का नाम। हाजी मोहम्मद मोहसिन के पिता का नाम क्या था? हाजी शरियतुल्लाह, ठीक है। मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और फराजी कृषकों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करना इनका काम था। दूसरा था, इन्होंने ढाका और फरीदपुर क्षेत्रों में मुसलमानों के संगठित किया और जमींदारों और अंग्रेजों शासन के खिलाफ विरोध किया, ठीक है, विद्रोह किया था उन लोग के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ। अच्छा, 2 चैप्टर में अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो कि अंग्रेज कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तब अपने काम के अनुसार इन लोग को कुछ ना कुछ इनसे फायदा होता था। हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि इनसे कुछ ना कुछ फायदा होता था टैक्स के रूप में, ताकि अंग्रेज अपने आप को कहीं बाहर विदेश में अपने आप को हमेशा अच्छा ही दिखाए कि अंग्रेज इतना बढ़िया बढ़िया विश्वविद्यालय खोला है। 3 चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा कि इसका विरोध कितना खतरनाक करे किए थे ये लोग, और उनका विरोध यहीं से चालू हुआ। मुसलमानों में सबसे पहला विरोध अगर अंग्रेजों का किसी ने किया तो किसने किया? हाजी मोहम्मद मोहसिन। इसके बाद आपको केवल 3 चैप्टर में केवल विद्रोह ही विद्रोह पढ़ना है, खाली विद्रोह। कभी चुआर विद्रोह, कभी मुंडा विद्रोह, कभी थाल विद्रोह, कभी संथाल विद्रोह, कभी भील विद्रोह, ऐसे विद्रोह पढ़ना है, ठीक है। तो वो केवल अंग्रेजों का विद्रोह करेंगे। इसमें कितना अच्छा अच्छा लग रहा है अंग्रेज, और अंग्रेजों को पकड़ के पीटेंगे किसमें? 3 चैप्टर में। अभी अंग्रेजों को सही से बता दे रहे हैं, और अंग्रेजों को पीटेंगे एकदम बढ़िया से। सारे अंग्रेज खराब भी नहीं थे। जैसे डेरेजो साहब खराब थे, युवा बंगाल की स्थापना किए डेरेजो, एनी बेसेंट, ठीक है। तो कुछ अंग्रेजों की वजह से सारे अंग्रेज बदनाम थे, कुछ मुसलमानों की वजह से आज भी कई सारे मुसलमान बदनाम है, कई हिंदुओं की वजह से आज भी कई सारे हिंदू भी बदनाम है, ठीक है। अगर उन लोग को कोई बात होता है तो सती प्रथा के ऊपर बात उठा देते हैं। जैसे ये लोग सरिया कानून हमेशा बोलते हैं, मुस्लिम लोग सरिया कानून सरिया कानून, उसी तरीके से हिंदुओं लोग का ये था कि सती प्रथा तब थी ना तुम्हारे में, कुप्रथाएं कुप्रथाएं, सती प्रथा, सती प्रथा बहुत उस समय की कुप्रथाएं थी।
तो बंद हो गया तो सही ना हुआ। और क्या देखो, इन्होंने अंग्रेजी अदालतों का विरोध किया और गांव में ग्रामीण न्यायालयों के लिए स्थापना किया ताकि किसानों को आपसी में झगड़े क्या कराया जा सके, सुलझाया जा सके, झगड़े सुलझाया जा सके। ठीक है। तो अंग्रेजी न्यायालय के पास जाने के लिए मना करते थे, बोलते थे कि जो भी झगड़ा उगड़ा है सब अपने में सिमटा लो ना, ग्रामीण न्यायालय में सिमटा लो। ठीक है, समझ में आया? हाजी मोहम्मद मोहसिन मेनली किसके लिए काम कर रहे थे? मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। और हिंदू संप्रदाय से राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद। आगे देखो, आपको आगे आप लोग को मिलेंगे विवेकानंद। और ये कौन है? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, और हैं आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो एक बार इसको देख लेते हैं एक बार। विधवा पुनर्विवाह सभा 1850 विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नियम कितने थे? 15। ब्राह्मण मैरिज एक्ट, ब्राह्मण मैरिज एक्ट 1872 अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु। फराजी संप्रदाय 1804 हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू। दुंदु मियां मोहसिन फराजी आंदोलन का नेतृत्व और बहादुरपुर केंद्र बनाया था। ठीक है, और ये वाला जो डेट है, डेट आपके किताब में लिखा होगा, लिखा है डेट, ये लगभग 18वीं शताब्दी के बीच में ही हुआ था। अब देखो दुंदु मियां जो मोहसिन थे ना, दुंदु मियां मोहसिन, ये फराजी आंदोलन का देखो नेतृत्व किए थे। अब कितने दिनों तक किए थे इसके लिए वर्ष नहीं दिया, 1804 के लगभग में ही था। फराजी संप्र फराजी संप्रदाय कब था देखो? 1804 ना। उसी तरह दुंदु मियां कब थे फेमस? 1804 के समय में। कब दिया है? नहीं दिया 1804। दे गधा, हमको दे, हमको दे। ये तो 1804 दिया है। 1841 मोहम्मद मोहसिन उनके अनुयायी गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। 1857 के विद्रोह में समय में पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। 3 वर्ष बाद 1800 जेल में ही। तो 1804 भी इन्हीं का होगा, दुंदु मियां। ठीक है, 1804 से लेकर 1860 तक। ठीक है, 1860 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जेल में ही। 1857 के बाद 3 वर्ष बाद 1860 में उसकी मृत्यु हो गई। दुंदु मियां, दुंदु मियां के नाम से हाजी मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, इतना तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और आगे आपको बताया जाएगा। इनके बारे में पढ़ना है अब। देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर में और कुछ नहीं बच जाएगा ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो नंबर 8 में। ये था वीडियो नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।